अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी 102 के यूनिट 1 के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भूगोल है, ठीक है ना, जो भूगोल है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसकी जो शाखाएं हैं वो कितनी हैं? दो हैं। पहला है आपका भौतिक भूगोल, ठीक है, और दूसरा जो है आपका वो है मानव भूगोल, ठीक है ना। तो आज हम लोग भौतिक भूगोल को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं, बार बार आप लोगों का डिमांड आ रहा है कि सर जितना जल्दी हो सके सिलेबस को कवर कराइए, क्योंकि एग्जाम आ गए हैं और एग्जाम में हम लोग को सारे क्वेश्चंस वही बताइए जो कि एग्जाम में छपने वाले हैं। तो आप टेंशन ना लीजिए, वही क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम में छपेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग पहुंचते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखेंगे कि कौन कौन सा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे विथ कॉन्सेप्ट और फैक्ट के जरिए। और ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि एग्जाम आपका जल्दी आ गया है, ठीक है ना, तो उसको कवर करना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि कौन सा होने वाला है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, ठीक है ना। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जो भूगोल होता है, भूगोल, ठीक है ना, भूगोल के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है भौतिक भूगोल होता है और दूसरा जो होता है आपका मानव भूगोल होता है, ठीक है ना। जो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है तो इसको भी हम विभिन्न पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं और इसको भी विभिन्न पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है ना। जब भौतिक भूगोल के बारे में जनरली हम लोग पढ़ते हैं तो देखेंगे कि कौन कौन से जो भौतिक भूगोल के एलिमेंट्स है उन लोगों को हमको पढ़ना है। ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भू आकृति विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है, समुद्र विज्ञान है, ठीक है ना, ये सब के सब भौतिक भूगोल की शाखा है। जबकि जनसंख्या भूगोल को हम लोग किस में पढ़ते हैं? मानव में पढ़ते हैं। मानव भूगोल में जनसंख्या भूगोल को पढ़ते हैं, सांस्कृतिक भूगोल को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो डिमांड है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जनसंख्या भूगोल आपका जो है वो मानव भूगोल की शाखा है, इसीलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और भौतिक भूगोल, जलवायु भूगोल और समुद्र विज्ञान, ये तीनों के तीनों जो है भौतिक भूगोल की शाखा है, ठीक है ना। एक चीज और समझिए कि क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि यहाँ पे जो बिल्कुल सर, यहाँ पे एक मिनट आपको रोकेंगे। यहाँ पे आप लोग को लगातार, जैसे सर हम लोग पहले बीकॉम की एंट्रेंस की सेमेस्टर तैयारी करवाते थे, अमृत सर पढ़ाते थे, बच्चों की डिमांड सर लॉ की और आर्ट में कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं। मतलब लोग बहुत बेसिक समझते हैं, बच्चे यहाँ पे पढ़ते नहीं है, नकल मार के पास हो जाते हैं ऐसे वो, लेकिन कई भ्रांतियां थी। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन अभी क्या है, विश्वविद्यालय को जानते नहीं है कुछ लोग। मतलब यहाँ पे जो कंपटीशन लेवल है, मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बच्चे परेशान होते हैं कैसे सेमेस्टर तैयारी करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो इसलिए डीके सर ने पूरा कारोबार जो है, पूरा जो आपकी जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोग की, वो अपने कंधों पे उठा ली है। मतलब आप देख रहे हो कि या पॉलिटिकल साइंस हो, या फिर आप लोग का जियोग्राफी हो, या फिर आपका सोशियोलॉजी हो, हर सब्जेक्ट डिमांड इन्होंने अपने ऊपर ले ली। भाई मुझे इन्होंने डीडीयू से ही अपना बीए कंप्लीट किया, फिर वहाँ से एलएलबी भी कंप्लीट किया, अभी आगे वहाँ एलएलएम की सोच रहे हैं। तो ये समझते हैं कि कैसे बच्चों को प्रॉब्लम होती है सेमेस्टर एग्जाम में। तो जिस प्रकार ये आपके साथ खड़े हैं, आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम की नौका पार कर देंगे तो मुझे पता है, और आपको भी इन पर भरोसा करना चाहिए, ठीक है। तो बस आप लोग क्या करो, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो। जो डीके सर ने एमसीक्यूज छाट के, मतलब कहाँ से उठा के एमसीक्यूज बनाए हुए हैं, बस वो एमसीक्यूज आपको पढ़ना है। तो ऐप पे जाओगे, साथ ही बैच ले लो, वहाँ से पढ़ाई कर लो। और जो भी सर कोशिश कर रहे हैं लगातार, हमें लगा सर हर अपने जियोग्राफी 101 खत्म कर दिया है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 101 में अभी आपको फिजिकल जियोग्राफी है, इसको भी खत्म कर देंगे। यूट्यूब पे जो बच्चे कोर्स को एफर्ट नहीं कर पाते हैं, जिनके पास 100 रुपया भी नहीं है, उनके लिए भी सर सोच रहे हैं और यूट्यूब पे लगातार क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। हालांकि इनका भी सेमेस्टर एग्जाम है, तो ये भी आप लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम को साइड में करके आप लोगों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लगातार अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेकर चल रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे सर कि बच्चों को ऐसा लग रहा है, बच्चों के साथ पढ़ाते हैं बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा कि बच्चों का डिमांड आ रहा है और बच्चे जो रिस्पांस दे रहे हैं वो बहुत बेहतरीन लग रहा है, और बच्चों के साथ जुड़ना। और सर अभी 2 दिन पहले बच्चा कोई कमेंट किया, आप एकदम इतने खुश हो गए, मतलब क्या वजह थी खुशी की? मतलब खुशी की वजह तो हमारे लिए यही कि हम लोग जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं और उसी एफर्ट के साथ मेहनत कर रहे हैं, रिस्पांस दे रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि बच्चे पास ही नहीं होंगे बल्कि टॉप करेंगे। हमारे जो टारगेट बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लेटफॉर्म के पहले क्षमा चाहेंगे सर आपको बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। आपका ऑप्शन जनसंख्या भूगोल था, लगे रहिए, ठीक है। थैंक यू। ओके ठीक है, जैसा कि आपने मुझे समय दिया, कोई बात नहीं है, ठीक है।
चलिए वापस हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 को, हमने कहा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, नहीं है, ठीक है ना, या फिर क्वेश्चन दोबारा आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से इसमें जो भौतिक भूगोल है इसके शाखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है आपका, हो सकता है कि यहाँ पे ऑप्शन उपयुक्त सभी हो, ठीक है ना। तो अगर उपयुक्त सभी है तब भी इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, नहीं है कि है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस तरीके के क्वेश्चंस में हम कई बार कंफ्यूजन में गलत करके चले आते हैं, हमें जानकारी होती है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका कौन सा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भू संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। एक बार इंग्लिश में क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हु फर्स्ट यूज द वर्ड्स ऑफ जियो बैलेंस, ठीक है ना। भू संतुलन सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया था वो जो है डटन महोदय ने किया था। डटन महोदय ने जो इसमें ज्योग्राफी में, भौतिक भूगोल में इन्होंने जो संतुलन का प्रयोग किया है, ठीक है ना। ये पृथ्वी के जो एक तरीके से प्लेट्स होते हैं वो किस तरीके से आपस में संतुलन बना के रखते हैं, उसके लिए इन्होंने प्रयोग किया है। क्योंकि जब हम लोग इसका कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ठीक है ना, तो उसको कंप्लीटली हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि जो डटन महोदय हैं, ठीक है ना, इन्होंने पहली बार भू संतुलन शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान दीजिए कि आप शब्द को पकड़ करके चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा कि कौन सा शब्द किससे रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। अगर किसी शब्द को एक व्यक्ति से या फिर किसी भी चीज से रिलेट करके आप याद रखें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे जो भू संतुलन है ये डटन महोदय ने कहा था, ठीक है ना। इंग्लिश में आप देख लीजिए डटन महोदय, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका तीसरा क्वेश्चन, किस विद्वान ने पृथ्वी को सियाल, सीमा और निफे स्तरों में विभाजित किया है। आपका सही आंसर हो जाएगा स्वेस महोदय। ध्यान दीजिए इंग्लिश में क्वेश्चंस, विच स्कॉलर्स डिवाइडेड द अर्थ इनटू सियाल, सीमा एंड निफे, ठीक है ना। इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए इस तरीके से अगर हम लोग पृथ्वी को डिवाइड करें कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, ठीक है ना। तो इसमें जो है 3 पार्ट्स मिलते हैं। सबसे पहला जो ऊपर जो होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, भूपर्पट्टी होती है, भूपर्पट्टी, ठीक है। उसके बाद आपका मेंटल होता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्रोड होता है, ठीक है ना, क्रोड। तो ऐसा माना जाता है, ठीक है ना, कि जो सियाल होता है, सियाल वो ऊपर, फिर बीच में सीमा और फिर नीचे निफे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको और समझने की जरूरत है कि सियाल, सीमा और निफे क्या है। तो देखिए सियाल में जो होता है आपका सिलिकॉन और उसके बाद एल्युमिनियम आ जाता है, ठीक है ना। सीमा में जो आपका हो जाएगा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है ना। और निफे में आपका हो जाएगा निकिल और फेरस। फेरस का मतलब ये होता है आयरन, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझिए कि अलग अलग जो प्रॉपर्टियां हैं इसमें किसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसको भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा कि यहाँ पे सियाल है तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम हो गया, यहाँ सीमा है तो आपका सिलिकॉन और मैग्नीशियम हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका निफे है तो निकिल और फेरस हो गया, ठीक है ना। तो ये भी आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। और इसका सबसे पहले डिवाइड किसने किया था, तो इसका सबसे पहले डिवाइड स्वेस महोदय ने किया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत क्रूड में समाहित है, क्रूड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20%। अब क्वेश्चन पूछेगा तो मेंटल में कितना है, मेंटल में आपका हो जाएगा 68%। तो पूछेगा भूपर्पट्टी कितना है, तो देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 68 है, दोनों को ऐड कर दीजिए, जो बचा हुआ पार्ट्स होगा वो आपका भूपर्पट्टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप तीनों याद रखिए, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है तो शायद ये 68% भी पूछ सकता है, 12% भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा 20%। इंग्लिश में भी वही है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली what % of the Earth's total mass in contain इन द कोर, ठीक है ना। तो यहां पे आपका सही आंसर हो जाएगा 20%, ठीक है ना। इस तरीके से आप समझ लीजिए इसको एक बार। यहां आपका 68%, यहां आपका 20% और ऊपर जो है आपका 12% है, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में 100% बनेंगे, 100% बनेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका वो है
अभिनव, यहाँ देखिए अभिनव मत होगा, ठीक है ना। अभिनव मत के अनुसार कौन सी पृथ्वी की परत सबसे गहराई में पाई जाती है। थोड़ा सा क्वेश्चंस आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, ध्यान दीजिए। क्यों नहीं क्लियर हो पाएगा? क्योंकि पूछ रहा है कि पृथ्वी की परत सबसे अधिक गहराई में पाई जाती है। यहाँ पे परपट्टी, मेंटेल, कोर 3 प्रकार के हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ परपट्टी पे पूछेगा, परपट्टी, ठीक है ना, तो इसके गहराई में सबसे जो गहराई है वो है मोरियाना गर्त, ठीक है ना, मोरियाना गर्त। और ये है कहाँ पे? तो ये जो है ये जो प्रशांत जो है, प्रशांत महासागर है उसमें है, ठीक है ना, प्रशांत महासागर में, ठीक है। लेकिन अगर ये भूपर्पटी पे पूछ रहा है तब, और अदरवाइज अगर पूछ रहा है तो कोर जो होता है सबसे ज्यादा गहराई में पाया जाता है, उसके बाद मेंटल पाया जाता है, और उसके बाद आपका ऊपर जो होता है भूपर्पटी क्रस्ट जिसे हम लोग कहते हैं वो पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे आपका सही आंसर हो जाएगा कोर। लेकिन अगर वो परपट्टी पे पूछेगा तो परपट्टी पे आपका मोरियाना ट्रंच होगा सबसे गहराई में। और सबसे ऊपर अगर पूछ लेता है सबसे ऊपर के भाग में, तो आपका हो जाएगा जो माउंट एवरेस्ट है, हिमालय पर्वत, माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भौगोलिक विषय का केंद्र बिंदु भूगोल की किस शाखा को माना जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा भूगोल की शाखा है जिसको हम लोग भौगोलिक मतलब भूगोल का केंद्र मानेंगे, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भूगोल को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। पहला भाग आपका क्या है? भौतिक भूगोल, ठीक है ना, और दूसरा भाग आपका मानव भूगोल है, ठीक है ना। तो मानव भूगोल को हम बाद में रखेंगे, भौतिक भूगोल को हम लोग क्या मानते हैं? केंद्र मानते हैं, क्योंकि सारी चीजें किससे हैं? भौतिक भूगोल से ही तो है। क्योंकि भौतिक भूगोल में किस किस चीज का अध्ययन करेंगे हम लोग? पृथ्वी का जितने जो क्रस्ट होते हैं उसका अध्ययन करेंगे, स्थल मंडल का अध्ययन करेंगे, और समुद्र का अध्ययन करेंगे। उसके बाद पठार, पहाड़, ये सारी चीजें किस पे हैं? ये सब के सब जो है भौतिक जो भूगोल होता है उसके अंतर्गत आ जाती हैं, और मानव उस पर निवास करता है, इसलिए मानव को हम सेकेंडरी टर्म्स में रखेंगे। सेंटर अगर हम किसी को मानते हैं तो किसको मानेंगे? भौतिक भूगोल को, ठीक है ना। फिजिकल ज्योग्राफी को, विच ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी इज कॉल्ड द सेंटर पॉइंट्स ऑफ द ज्योग्राफिकल सब्जेक्ट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भौतिक भूगोल के स्वरूप के अंतर्गत किन पक्षों का अध्ययन किया जाता है? देखिए भौतिक भूगोल का स्वरूप पूछ रहा है, तो भौतिक भूगोल के स्वरूप में कौन कौन आ जाएंगे? पहाड़, पृथ्वी, और जो मैदान होते हैं समतल, और उसके बाद पठार आ जाते हैं, सब के सब आ जाते हैं। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या है? स्थल मंडल भी है, जलमंडल भी है, वायुमंडल भी है, ये सब के सब भौतिक भूगोल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है ना। विच एस्पेक्ट आर स्टडीज अंडर द फॉर्म ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी? ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना, ऑल ऑफ दिस। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है, किस विद्वान का कथन है? फिजिकल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट विच स्कॉलर्स है, ठीक है ना। किसने ये बात कही है? इसको भी आपको याद है। देखिए कोटेशन से भी आपको क्वेश्चंस 100% एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है ना। किस व्यक्ति ने भूगोल को क्या कहा, किस व्यक्ति ने मानव भूगोल को क्या कहा, किस व्यक्ति ने भौतिक भूगोल को क्या कहा, कौन कौन से ऐसे विद्वान थे जो भौतिक भूगोल के समक्ष थे, कौन से विद्वान थे मानव भूगोल के समक्ष थे, किसने मानव भूगोल को ज्यादा वैल्यू दी, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आएंगे, और बुक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि किसने किस पुस्तक को लिखा है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएंगे आर्थर होम्स, ठीक है ना। आर्थर होम्स ने क्या कहा? आर्थर होम्स ने कहा कि भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है। उन्होंने कहा कि यदि हम भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल का अध्ययन करते हैं, तो हम भूगोल का अध्ययन करते हैं। किसका कहना है? ये आर्थर होम्स का कहना है, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थर होम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भौतिक भूगोल के अंतर्गत जीव भूगोल का अध्ययन कब से प्रारंभ किया गया है? देखिए इसके पहले मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ जो एक तरीके से स्थल मंडल होते हैं, उसके बाद जल मंडल, वायुमंडल, इन्हीं सब का अध्ययन किया जाता था। फाइनली जो है वनस्पति को भी इसमें ऐड कर लिया गया, और जब वनस्पति को ऐड कर लिया गया वहीं से जीवों का अध्ययन भी भूगोल के अंतर्गत जोड़ लिया गया, ठीक है ना। तो तब से जीव भूगोल का भी अध्ययन भूगोल के अंतर्गत, भौतिक भूगोल के अंतर्गत माना गया। और इसका जो शुरुआत हुआ था विगत 2 दशकों से हुआ है, यानी आज से लगभग
20 वर्ष पहले से ही, 20 से 22 वर्ष पहले से ही ऐड किया गया है। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विगत 2 वर्षों से, लगभग आज से 20 से 22 वर्ष 25 वर्ष पहले से ही ऐड किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या डिमांड कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भौतिक भूगोल के अंतर्गत अनेक विज्ञानों का अध्ययन एवं समन्वय किया जाता है, किसने कहा था। अब यहाँ पे क्वेश्चंस को समझने की आवश्यकता है क्योंकि ये कोटेशन है, ठीक है ना, और कोटेशंस में आपको याद रखना है कि भौतिक भूगोल को किसने क्या कहा था, तो उससे आपको उस व्यक्ति को रिलेट करना है। ध्यान दीजिए, भौतिक भूगोल के अंतर्गत अनेक विज्ञानों का अध्ययन एवं समन्वय किया जाता है। तो भूगोल को विज्ञान किसने कहा है और उसका अध्ययन किसने कहा है, तो यहाँ पे स्ट्रालर महोदय हो जाएंगे। स्ट्रालर महोदय ने क्या कहा है, स्ट्रालर महोदय ने कहा है कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम विज्ञानों का अध्ययन करते हैं और उनका समन्वय भी करते हैं। यानी भूगोल को जब हम लोग पढ़ते हैं तो न सिर्फ भूगोल पढ़ते हैं बल्कि विज्ञान का अध्ययन करते हैं। किसका कहना है, स्ट्रालर महोदय का कहना है, ठीक है ना। मेनी साइंस आर स्टडीज एंड कोऑर्डिनेट अंडर फिजिकल जियोग्राफी, ठीक है ना, तो यहाँ पे सही आंसर स्ट्रालर महोदय हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शताब्दी के अंतर्गत मानवीय क्रियाकलापों को सम्मिलित किया गया। तो 20वीं शताब्दी, अभी जस्ट हमने बताया कि कुछ दिन पहले 20वीं शताब्दी में जो 1901 से लेकर के और जो 2000 तक का समय चला है, ठीक है ना, 2000 तक का, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 20वीं शताब्दी कहते हैं। और इसी के अंतर्गत जो भूगोल है उसके अंतर्गत जीव का भी अध्ययन किया गया है, ठीक है ना। तो मानवीय क्रियाकलापों को भी इसमें शामिल किया गया, और मानवीय क्रियाकलाप क्या है, मानव चूंकि जीव है, ठीक है, तो उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया है। कब, 20वीं शताब्दी में, यानी 1901 से 2000 के बीच में। तो 1901 से 2000 के बीच में, अभी इसके पहले क्वेश्चंस में हमने बताया कि 2 दशक पहले, यानी लगभग 20 वर्ष पहले। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 20वीं सदी, ठीक है ना। दोनों का आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस का ऑप्शन चूज करने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना, जो आपका 20th सेंचुरी हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 20वीं शताब्दी। चलिए, अंडर विच सेंचुरीज वेयर ह्यूमंस एक्टिविटी इन इंक्लूडेड, मतलब भौतिक भूगोल के अंदर जीव भूगोल को मिला लिया गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सांस्कृतिक भूगोल किस भूगोल की शाखा है। आपका सही आंसर हो जाएगा मानव भूगोल की शाखा है। किसकी, मानव भूगोल की शाखा है, क्योंकि संस्कृति जो होती है किससे संबंधित होती है, तो मानव से संबंधित होती है। मानव के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उनमें उनकी संस्कृतियां भी विद्यमान होती हैं। अलग अलग जो रिलीजन होते हैं, अलग अलग जो कंट्रियां होती हैं, उन सभी का अपना अलग अलग संस्कृति और अपना अलग अलग एनवायरमेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो हो जाएगा मानव भूगोल हो जाएगा। सांस्कृतिक भूगोल किस भूगोल की शाखा है, तो मानव भूगोल की शाखा है, ठीक है ना। यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी की शाखा है। इसको थोड़ा सा ऐसे आप लोग कॉपी किताब रख लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, अगर हम भूगोल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, भूगोल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, पहला आपका हो जाएगा भौतिक, ठीक है ना, और दूसरा आपका हो जाएगा मानव, ठीक है ना। ये जो भौतिक और मानव है, भौतिक के अंतर्गत हम किसको लेके चलेंगे, जलमंडल को, ठीक है ना, और जो स्थल मंडल है, ठीक है ना, स्थल मंडल, समुद्र विज्ञान और जो वायुमंडल है, ठीक है ना, ये सब के सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। मानवीय क्रियाकलाप जितनी होती है, मानवीय क्रियाकलाप और जनसंख्या और साथ ही साथ सांस्कृतिक भूगोल का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैंने डिवाइड करके दिखा दिया कि इसमें आप किस किस भूगोल के अंतर्गत किस किस चीज का अध्ययन करते हैं। तो यहां से भी आपको क्वेश्चन 100% मिलने के चांस है, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिमांजिया का संबंध था। ये क्वेश्चन सीधे कह रहा है कि डिमांजिया का संबंध था, किससे था, डिमांजिया थे कौन, तो डिमांजिया एक प्रकार के भूगोलवेत्ता थे जो कहाँ के थे, फ्रांस के थे, ठीक है ना, फ्रांस के थे।
वाज इट रिलेट टू डिमांजिया, ठीक है ना। डिमांजिया कहाँ के थे, तो ये फ्रांस से थे, ठीक है ना। तो आप डिमांजिया को लिंक कर लीजिए किससे, फ्रांस से, क्योंकि ये जो डिमांजिया नामक भूगोलवेत्ता थे कहाँ से थे, फ्रांस से थे, ठीक है ना। चलिए आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव विश्व के रूप में पृथ्वी तल की विभिन्नता का क्रमबद्ध ज्ञान भूगोल है। यह कथन किस भूगोलवेत्ता के द्वारा कहा गया है। इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, ज्योग्राफी इज द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड्स। दिस स्टेटमेंट हैज बीन मेड बाय विच जियोग्राफर्स, मतलब किस ज्योग्राफी यानी जो भूगोलवेत्ता थे, जो ज्योग्राफी के बारे में जानकारी रखते थे, ज्योग्राफी के बारे में सिद्धांत देते थे, तो उन्होंने किसको क्या कहा है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में यह कह रहा है मानव विश्व के रूप में पृथ्वी तल की विभिन्नता, यानी कि जो हम लोग देखते हैं कि ये पृथ्वी है और इसके ऊपर जितनी भी विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है ना, जितनी भी विभिन्नता पाई जाती है, इसी का अध्ययन करना, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। किसने कहा है, तो हेटनर महोदय ने कहा है। किसने कहा भाई, हेटनर महोदय। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, हेटनर महोदय। साफ शब्दों में याद रखिए कि ये पृथ्वी है और इसके ऊपर जितनी भी विभिन्नता पाई जाती है इसका अध्ययन हम लोग करेंगे तो क्या कहलाएगा, भूगोल कहलाएगा। किसका कहना, हेटनर महोदय का कहना है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन आ ही गया कि भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी है, भौतिक भूगोल है और मानव भूगोल है। इसको हमने तो कई बार बता दिया। देयर आर टू मेन ब्रांचेस ज्योग्राफी। सही आंसर आपका हो जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन कैलकुलेटिंग ऑफ द एज ऑफ द अर्थ। मतलब पृथ्वी का एज जो है, पृथ्वी की आयु जो है, कौन सा उसमें ऐसे फैक्ट हैं जिसका जो है हम यूज नहीं करते हैं पृथ्वी का आयु परिकलन करने में, यानी पृथ्वी का आयु जानने में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी का आकर्षण बल। पृथ्वी का आकर्षण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो आकर्षण बल है, इसका कोई मतलब नहीं होता है कि इससे हम किसी भी तरीके से पृथ्वी की आयु का अंदाजा लगा सकें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पृथ्वी का ज्वारीय बल और महासागरों में लवणता, अवसादन की दर, इन सभी फैक्ट का अध्ययन करके हम पृथ्वी के आयु का अध्ययन का पता लगा सकते हैं, पृथ्वी की आयु का पता लगा सकते हैं इन सभी का अध्ययन करके। परंतु हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो है उसकी आयु का परिकलन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, जनरली पृथ्वी जिस बल के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सरफेस पे खींच लेती है उसी को तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो उससे हम कहाँ, उसके एज का कोई मैटर है, दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वरुण, ठीक है ना। अगर ये पूछ दे कि कौन सा ग्रह पीला ग्रह है तो आपका सही आंसर हो जाएगा शुक्र, ठीक है ना। देखिए एक हरा पूछ दिया और दूसरा पीला पूछ दिया, ठीक है ना। तो हरा जो है वो वरुण है और पीला जो है वो शुक्र है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिन व रात होने के निम्नांकित में से कौन सा कारण है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, दूसरा है पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, और तीसरा है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, और चौथा है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण, ठीक है ना। आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए क्यों सही होगा, क्योंकि पृथ्वी का जो घूर्णन होता है ना, देखिए पृथ्वी 23 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है, कितने अक्ष पे, 23.5 डिग्री, ठीक है ना। और इसी अक्ष पे झुकी होने के कारण ये क्या होती है, अपना घूर्णन करती है, घूर्णन करती रहती है, और इसी घूर्णन के कारण दिन रात होता है, ठीक है ना। 24 घंटे में ये प्रॉपर एक चक्कर ये घूम लेती है, एक बार दिन हो जाता है, एक बार रात हो जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा किसका, घूर्णन, ठीक है ना, पृथ्वी का घूर्णन। देखिए पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, ठीक है ना, एक रोटेशन और दूसरा रिवोल्यूशन, यानी कि पहली जो गति होती है वो होती है परिभ्रमण, क्या होती है, परिभ्रमण, और दूसरा गति होता है वो होता है परिक्रमण, ठीक है ना, परिक्रमण।
परिभ्रमण जो होता है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है ना। और जो परिभ्रमण, हाँ सही है, परिभ्रमण जो होता है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, और जो परिक्रमण होता है वो अपने ही अक्ष पर घूमती रहती है, ठीक है ना। तो परिक्रमण के कारण जो घूर्णन गति है ये परिक्रमण गति है, ठीक है ना। सॉरी मिस्टेक हो गया, परिक्रमण और परिभ्रमण, एक मिनट। जो परिभ्रमण है, परिभ्रमण, और जो परिक्रमण है, परिक्रमण, परिक्रमण का मतलब क्या होता है, परिक्रमा करना, तो सूर्य की परिक्रमा करेगी, और जो परिभ्रमण का होता है वो स्वयं अपने ही अक्ष पर घूमती रहेगी, ठीक है ना। ऐसे समझिए जनरली घूर्णन और जो है परिभ्रमण, ठीक है ना। तो घूर्णन जो होता है वो अपने अक्ष पे घूमना होता है, और जो परिक्रमण होता है सूर्य का चक्कर लगाना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं रोटेशन और रिवोल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो हो जाएगा आपका पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, ठीक है ना। आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य। यहाँ पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है और पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा यही है। कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरे तारे को ढूंढने लगे, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो सबसे नजदीकी तारा सूर्य है, बहुत कम ही लोग ये अंदाजा लगा पाते हैं कि सूर्य भी तारा है, ठीक है ना। जनरली जो होता है तारा का परिभाषा ये होता है कि स्वयं प्रकाश उत्पन्न करना, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करना, ठीक है ना। ये जो है तारे की क्वालिटी होती है, और जो ग्रह होता है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सन, सूर्य, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल है। इन विच प्लेस इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ अदर देन अर्थ, बिकॉज द एनवायरमेंट देयर इज वेरी फेवरेबल फॉर लाइफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा मंगल, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, मंगल, ठीक है ना। जो मंगल है ये यहाँ का एनवायरमेंट जस्ट जैसे पृथ्वी पे एनवायरमेंट है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ का भी जो एनवायरमेंट है वो जस्ट पृथ्वी की एनवायरमेंट की तरह ही है, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे मंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ए ऑप्शंस को चूज कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आपका 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।